मास्क पहनकर, हाथ को साफ रखकर और कोविड वैक्सीन लगवाकर हम खुद को और राज्यों को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, कोविड का टीका आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको संक्रमण से बचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को नामित करने की अपील। नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर। देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर हुई 97.2%। झारखंड में 56 नए संक्रमित मिले, 82 मरीज हुए स्वस्थ। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में से इस साल भी नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दूसरी बार रथ यात्रा स्थगित होने से श्रद्धालुओं में छाई मायूसी। और राज्य के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 11, 12 एवं 15 जुलाई को किया येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपनी पसंद के उन प्रेरक लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित करने की अपील की है जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हम उनमें से बहुत के बारे में कुछ देख या सुन नहीं पाते। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पीपल्स पद्म के लिए नामांकित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक होगा। प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार वेबसाइट padmaAwards.gov.in का एक लिंक भी शेयर किया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हो गई है। कल 41,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2,99,00,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय कोविड का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 4,54,118 है। अब तक इस महामारी से देश में 4,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2.32% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.25% हो गई है। कोरोना से अब तक 2,99,75,064 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 18,43,500 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 43,08,85,470 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए संक्रमित मिले, जबकि 82 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 423 हो गई है। राज्य के 2 जिले गढ़वा और पाकुड़ में अब कोरोना की एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.39% हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की राष्ट्रीय औसत 97.2% है।
गिरिडीह जिले के पचम्बा की रहने वाली 45 वर्षीय ब्लैक फंगस संक्रमित उषा देवी का इलाज के दौरान रिम्स में निधन हो गया। गौरतलब है कि उषा देवी को इलाज के लिए 17 मई को रिम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके 2 दिन बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर उनका इलाज शुरू हुआ था। इलाज में लापरवाही होने पर उनके बेटे ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए रिम्स निदेशक को फटकार लगाते हुए उषा देवी का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद रिम्स के चिकित्सकों ने 8 जुलाई को उनकी आंख का ऑपरेशन किया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि सेप्टिसीमिया में चले जाने के कारण उषा देवी का निधन हुआ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,23,000 खुराकें दी गईं। टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख 32,586 कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 37,23,367 कोविड टीकों की खुराक दी गई है, जिसमें 23,44,925 लोगों को पहली खुराक जबकि 13,78,442 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इधर झारखंड में कल 46,047 लोगों को कोरोना टीका का पहला और 25,615 को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं रांची में 6,464 लोगों को पहला और 4,083 को टीके का दूसरा डोज लगाया गया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज सप्ताहांत संपूर्ण लॉकडाउन है, जो कल सवेरे 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, मिल्क बूथ और पेट्रोल पंप समेत आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं बसों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है। लोग टिकट के साथ बस, रेल और हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए आम लोगों से अपील की है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से नहीं निकलें। राजधानी रांची में लॉकडाउन को देखते हुए प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साहिबगंज जिले के 9 प्रखंडों में कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में पहाड़िया जनजाति के लोग भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। साहिबगंज के तालझड़ी प्रखंड के पहाड़ों पर बसे सीता पहाड़, चौकी पहाड़, कड़करम और देवाना गांव के पहाड़िया जनजाति के लोग टीकाकरण केंद्रों पर जाकर टीका लगवा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों की है, जो ससमय केंद्रों पर पहुंचकर सरकार के इस अभियान को सफल बना रहे हैं। चौकी पर से बोल रहा है नीलू मल तो कि सुइया लेने से कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। कोरोना के हारने के लिए हमें सुई लगाना जरूरी है। सुई लगाने से कुछ परेशानी नहीं होती है। तालझड़ी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि कड़करम पहाड़ पर कैंप लगाकर 99 लोगों को टीका दिया गया, जिसमें पहाड़िया जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम लोग कड़करम पहाड़ गए थे, जहां पर पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। हम लोग वहां पर उनको कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने के लिए गए थे, जहां पर उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल हम लोग ने 99 लोगों को वैक्सीन उस दिन। तालझड़ी की स्वास्थ्य सहायिका ममता कुमारी ने बताया कि पहाड़ों पर घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया, जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लोग जागरूक नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए, तो हम लोगों ने प्रयास किया और उन लोगों को बताया कि वैक्सीन लेना जरूरी है। तो हम लोग गए वहाँ उन लोगों को वैक्सीन देने के लिए कड़करम पहाड़, तो वो लोग भी आए हम वैक्सीन लेने। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान से यहां के लोग काफी खुश दिखे। किसी के मन में टीकाकरण को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति नहीं दिखी। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में निर्माणाधीन आईसीयू वार्ड और बच्चों के लिए 20 बेड के पीआईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि सदर अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 15 अगस्त तक सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर चिकित्सा सुविधा बहाल कर दी जाएगी।
निकाल के बताइएगा ताकि पानी मिले तो उसी तरीके। झारखंड सरकार के द्वारा और कोल इंडिया के द्वारा दोनों के द्वारा काफ़ी फंड दिया गया है यहाँ के निर्माण कार्य हेतु, रेनोवेशन, नया कार्य, छत की मरम्मती, शौचालय मरम्मती और बिजली से जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट कार्य हैं। तो इन सभी के साथ साथ जो बहुत जगहों से सरकार से हो या अन्य NGO से भी हो, उनसे कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर्स की भी सुविधा मिली थी। तो हर चीज़ों का एक बार हम लोगों ने निरीक्षण किया और बहुत दिनों से हमारे यहाँ 50 बेड का ICU वार्ड जो है वो बन रहा था, उसकी भी निरीक्षण की गई और हम लोग श्योर है कि अगले 7 दिनों में ये 50 बेड का हमारा ICU और 20 बेड का चिल्ड्रन ICU कहते हैं उसको, PICU, ये दोनों को हम लोग कंप्लीट कराते हुए इसका शुभारंभ जो है माननीय महोदयों से हम लोग करा सकते हैं। राजधानी रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से इस साल भी भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सीमित व्यक्तियों के बीच विधि विधान से पूजा के साथ मंदिर परिसर में ही सांकेतिक रथ यात्रा निकलेगी। कोविड के कारण दूसरी बार रथ यात्रा स्थगित होने से श्रद्धालुओं में मायूसी छा गई है। कोरोना का कहर एक बार फिर धार्मिक आस्था पर भारी पड़ा है। रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष भी पारंपरिक रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। संचालन समिति के केवल सीमित व्यक्तियों के द्वारा विधि पूर्वक पूजा होगी और मंदिर परिसर में ही सांकेतिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो जो गाइडलाइन है वही है, उसी के तहत जो अगला साल जिस तरह से सांकेतिक के पूजा पाठ किया गया था, आज नेत्रदान है तो नेत्रदान भी बिना दर्शनार्थियों का 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा, सीमित पुजारियों और संबंधित लोगों के बीच में। और जो धार्मिक अनुष्ठान जो 330 वर्षों से चली आ रही है उसको सांकेतिक रूप से निर्वहन किया जाएगा। रांची का जगन्नाथ मंदिर करीब 330 वर्ष पुराना है और तब से यहाँ लगातार रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। ये मंदिर हमेशा से झारखंड वासियों की आस्था का केंद्र रहा है। कि हमारे रांची में उस समय, क्योंकि ये पूरी तरह से एक तरह से जंगल एरिया या पहाड़ी एरिया था, लोग यहाँ जो हमारे लोकल लोग थे उनको जीवन जीने के लिए एक बहुत बढ़िया जीवन यापन के लिए, भगवान के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए, पूजा पाठ उनको करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी का स्थापित किया गया और लोगों को इनको हिंदुत्व से जोड़ करके रखा गया। समाज हित में लोग इस फैसले को सही ठहरा तो रहे हैं, लेकिन लगातार 2 वर्ष रथ यात्रा के मेले का आयोजन नहीं होने से लोगों को इसकी कमी काफी खल रही है। बहुत से श्रद्धालु हैं कि बाहर से आ रहे हैं, पूजा करके चले जा रहे हैं और बहुत लोग को इच्छा भी थी कि इस साल खुले, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया। इसके चलते सबको परेशानी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी सबको अपना सुरक्षा रखते हुए भी ये मतलब रथ पूजा का करना चाहिए, क्योंकि ये सबका बहुत पुरानी परंपरा चलते आई है। तो अभी जैसे मेला उला लगता है, ये लगता है, उसके चलते हम लोग को थोड़ा सा तो खल रहा है रथ पूजा का। दरअसल रांची का रथ मेला आस्था के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। यही वजह है कि रथ मेले का आयोजन नहीं होना स्थानीय लोगों को साल भर सालता रहता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजीव रंजन प्रसाद, कुमार राजा और डॉक्टर M तौसीफ ने आज राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। जनजातीय विकास के क्षेत्र में काम करने वाली राजस्थान की एक संस्था ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलकर उन्हें 5 लाख की सहायता राशि सौंपी। राजस्थान की ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता बिरसा की जन्मस्थली पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर उन्होंने बिरसा की परपोती जानी मुंडा को सहायता राशि सौंपी। दरअसल जानी मुंडा आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही थीं। सहायता राशि मिलने के बाद जानी मुंडा ने कहा कि इन पैसों से वे अपना भविष्य संवारेगी। राजस्थान से जितने भी आए हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत खुशी हो रही है कि हम बिरसा मुंडा के वंशज को सहायता देने के लिए आगे बढ़े। और मैं भी इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पढ़ाई में बहुत मेहनत करूँगी, ये लोग सहायता के लिए आगे बढ़े।
तो कितना आर्थिक सहायता आपको दिया गया इन लोगों के द्वारा? कुल सहायता बता दीजिए। 5 लाख 5 लाख रुपया अभी मेरे हाथ में पहुंची है। 5 लाख रुपया पहुंची। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा आदि जिलों में अगले 7 दिनों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। इसलिए वैज्ञानिकों ने आम लोगों को बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 11, 12 एवं 15 जुलाई को भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। गोड्डा जिले के सुदूर सुंदर पहाड़ी इलाके में रहने वाले आदिम जनजातियों के पहाड़िया समुदाय के लिए अब धान की फसल उगाना आसान होगा। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस समुदाय के लोगों को DSR यानी सूखी विधि से धान की खेती का गुर सिखाया जा रहा है। सूखी विधि से धान की खेती में जमीन को समतल कर सीधे बीज की बुआई की जाती है, जिसकी पैदावार के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास ट्रस्ट के वैज्ञानिकों ने पहाड़िया समुदाय को सूखी विधि से धान की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर अमितेश सिंह ने कहा कि सूखी विधि से इस इलाके के लोग धान के अलावा दूसरी फसल भी उगा सकते हैं। धान की सीधी बुआई उस स्थान पर करना है जहाँ पर ऊपरी जमीन है, जैसे गुड्डा में जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, ऊपरी भूमि पर हम इसमें लगा सकते। ऊपरी या मध्यम भूमि पर सहभागी धान की प्रजाति को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उससे उत्पादन करीब से करीब 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर का मिलता है। और इससे और फायदा है कि हम लोग रोग बीमारी भी कम लगता है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण हम लोग जहाँ ऊपरी जमीन में हम लोग इसको आसानी से लगा लेते हैं। एक दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश ने कहा कि सूखी विधि से की जानकारी मिलने से पहाड़िया समुदाय के लोगों के लिए खेती करना आसान होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कार्य कराया गया। इसमें लाइन से डायरेक्ट खेत में बीज की बुआई की गई है, जिससे कि किसानों को नर्सरी लगाने के समय का बचाव होगा। सुंदर पहाड़ी में बहुतायत की संख्या में पहाड़िया समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ खेतों में जल संचयन नहीं हो पाता है, जिसका असर खेती पर पड़ता है। सूखी विधि से धान की खेती का ये प्रयोग सफल होता है तो निश्चित रूप से पहाड़िया समुदाय के लिए वरदान सिद्ध होगा। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। राज्य में अभी धन रोपनी हो रही है। गांव की महिलाएं धान की रोपनी में व्यस्त हैं। महिलाएं धन रोपनी के दौरान अपनी पारंपरिक लोक गीत गाना नहीं भूलती। आइए देखते हैं कैसे पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के गांव में महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए धान की रोपनी कर रही हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की, ताकि जनसंख्या संबंधी मुद्दों के महत्व के बारे में लोगों को ध्यान आकर्षित किया जा सके। विश्व जनसंख्या दिवस पर कोडरमा में परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद ने आज सदर अस्पताल में आयोजित परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा का आयोजन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस साल का विश्व जनसंख्या का थीम आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेवारी है। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण को आवश्यक बताया। सिमडेगा सदर अस्पताल में आज परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक चिकित्सक, कर्मचारी एवं सहिया उपस्थित थीं। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। विनेश फोगाट के टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित किए जाने से उनके परिजन और गांव के लोग काफी खुश हैं। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2017 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक लेने के बाद विनेश ने अपनी जोरदार वापसी की है। उसकी जो फाइट हुई है लगातार, तो हर एक फाइट में दोनों गोल्ड मेडल लिया है। जो कोई कंपटीशन होया हो तो मुझे पूरी आस उम्मीद है अभी अब की बार तो 2016 में जो सारे देश को बड़ा जो दुख हुआ था, लेकिन अब की बार जो है पक्का है जरूर गोल्ड मेडल लेगी। आगामी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सह भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक को भारतीय एथलेटिक्स टीम का मैनेजर मनोनीत किया गया है। इससे पहले श्री पाठक 2008 में बीजिंग, 2012 में लंदन तथा 2016 में रियो ओलंपिक में डेलीगेट के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टोक्यो के लिए भारतीय टीम का मैनेजर मनोनीत किए जाने पर झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव सीबी सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष झा सहित अनेक खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने डॉक्टर पाठक को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। देवघर जिले के देवीपुर थाना पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। SDPO पवन कुमार ने बताया कि पिछले दिनों इन चोरों ने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवीपुर थाना में थाना अंतर्गत डिफरेंट स्कूलों एवं जियो टावर से बैटरी चोरी एवं स्कूलों से गैस एवं अन्य सामान की चोरी की घटना कारित हुई थी। कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। पुलिस अधीक्षक देवघर के नेतृत्व में SDPO देवघर के निर्देशन में एक टीम गठित हुई थी, जिसमें देवीपुर थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर देवीपुर अंचल एवं उनके पुलिस बल थे। इनके द्वारा ही काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी में जो इनके द्वारा चोरी की घटना में जो भी सामान थे या जो भी चोरी के सामान ये लोग चोरी किए हुए थे, वो लोग हम लोग बरामद किए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जामताड़ा जिले के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत कल जिले के जामताड़ा एवं नारायणपुर प्रखंडों में शिविर लगाकर लाभुकों के बीच निःशुल्क बकरा वितरण किया गया। जामताड़ा जिला प्रशासन
पशुपालन विभाग की ओर से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध शिविर का आयोजन कर योग्य लाभुकों के बीच बत्तख, मुर्गी एवं बकरा वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से लाभुकों के बीच बकरा वितरण इसी की एक कड़ी है। योजना का लाभ पाकर ग्रामीणों के बीच खुशी एवं उत्साह का माहौल देखा गया। तो अच्छा से हम पालन करेंगे बकरी से। मेरा तो कोई रोजगार नहीं है, इसलिए अच्छा से हम उसको पालन करेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि योजना का लाभ लेकर ग्रामीण आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय वृद्धि कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आज आयोजित शिविर के माध्यम से जामताड़ा प्रखंड के 7 एवं नारायणपुर प्रखंड के 6 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। विकास योजना के अंतर्गत जामताड़ा एवं नारायणपुर प्रखंड के लाभुकों का बकरा विकास योजना अंतर्गत परिसंपत्ति का वितरण किया गया, जिसमें नारायणपुर के 6 लाभुक और जामताड़ा के 7 लाभुक लाभान्वित हुए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर ग्रामीण खुशहाली की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। इसके पहले चयनित लोग लाभुकों के बीच बत्तख पूजा का भी वितरण किया गया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। किसानों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने की दिशा में जल छाजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। रांची के किसान भी इस पद्धति को अपनाकर गांव के लिए खुशहाली का रास्ता तैयार कर रहे हैं। रांची के तिरला के ग्रामीणों ने जल छाजन पद्धति को अपनाकर आसपास के गांव के लिए एक नजीर पेश की है। पहाड़ी पर बसे इस गांव के लोगों ने लगातार 3 महीने तक श्रमदान करके भूमिगत जल और बारिश के पानी के बेहतर इस्तेमाल का एक अनूठा प्रयास किया है। हम लोग इस गांव से पूरा 21 परिवार हैं। इस परिवार से मिलजुल के श्रमदान से हम लोग उस पाइप को इस जंगल से पूरा पत्थर उथर बहुत सारा पत्थर है, इसको खोद के कम से कम 3 फीट नीचे पाइप को बिछा के इस गांव में पानी लाए हैं। ग्रामीणों द्वारा किए गए अथक प्रयास का सकारात्मक परिणाम भी अब तिरला कोचा गांव में दिखने लगा है। पहाड़ पर स्थित होने के बावजूद यहाँ के खेत और कुआं पानी से लबालब भरे दिखते हैं। ये देख रहे हैं, ये पहाड़ से ग्रेविटी के माध्यम से पानी यहाँ पे निकलते रहता है और ये टंकी टाइप से बना हुआ है और यहाँ पानी स्टॉक होता है और इस टाइप से ये गांव की तरफ जाता है। जल प्रबंधन का लाभ गांव के किसानों और खेतों को तो मिल ही रहा है, साथ ही महिलाओं के जीवन में भी बदलाव आया है। कपड़े धोने और नहाने समेत अन्य घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं को अब दूर दराज से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई मिल के बनाए हैं, ऊपर जंगल का ऊपर सारा पानी और उसमें से एक टंकी बनाए हुए हैं, वहाँ पानी रोकता है, उसको फिर नल से खोलते हैं, वह सबका सिंचाई होता है, सब खेती बाड़ी में लगाते हैं। पहाड़ और पठार से घिरे झारखंड में वाटर मैनेजमेंट बेहद ही जरूरी है। इस पद्धति को अपनाकर बंजर और परती भूमि को सिंचित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसा करने से ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की पद्म पुरस्कारों के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को नामित करने की अपील। नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर। देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर हुई 97.2%। झारखंड में 56 नए संक्रमित मिले, 82 मरीज हुए स्वस्थ। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से इस साल भी नहीं निकलेगी भगवान